हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सॉल्यूशन चैप्टर में अब तक हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने कई टर्म में आपको सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कराया था। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन जनरली दो तरह का होता है, एक होमोजीनस होता है और एक हेट्रोजीनस होता है। ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन के कैटेगरी को बदलने के लिए बस अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो उसमें डिसॉल्व करते हैं, वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, घुलता है, तो वो क्या उस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है या उसका पार्शियल पोर्शन डिसॉल्व हो जा रहा है। इस बेसिस पर हम उस सॉल्यूशन के नेचर को बदल देते हैं और नाम दे देते हैं। अगर सारे कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं तो उसको हम होमोजीनस सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम हेट्रोजीनस सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल के टर्म में बताया, जो हम लोग चाय पीते हैं, चाय एक बार पक गई, बन गई, आपके सामने आ गई, आप उस चाय को पी रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पूरी कप आपने खाली कर दी, तो आपको लगा कि सारा टेस्ट एक जैसा था। तो उसमें जो भी मटेरियल मिलाया गया होगा, आपका चीनी रहा होगा, चाय पत्ती रहा होगा, दूध रहा होगा, पानी रहा होगा, कुछ भी सब मिक्स करके ओवरऑल जो चाय बनी थी, आपको एक जैसा टेस्ट मिला पूरा। तो उस सॉल्यूशन को नाम क्या देंगे? होमोजेनस। अगर ये चाय थोड़ी हल्की है या कम मीठी है, फीकी चाय है, तो आपको थोड़ा सा शुगर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बाहर से फिर शुगर ले आते हो, चम्मच से डालते हो, स्टीयर करते हो, फिर पीते हो। लेकिन जब आप शुगर ऐड जो बाद में किया है उस चाय को दोबारा पीते हैं, तो आपको यूनिफॉर्म टेस्ट पूरे चाय में नहीं दिखाई देगा। स्टार्टिंग में चाय पहले की तरह हल्की होगी, थोड़ा सा और पिएंगे तो हल्की सी मीठी होगी, नीचे जब आप जाएंगे बेस टर्म में तो बहुत ज़्यादा मीठी होगी। इसका मतलब हो गया कि जो शुगर आपने बाहर से ऐड किया था दोबारा, वह शुगर यूनिफॉर्मली उस चाय में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, इसलिए उस चाय का अलग अलग कंडीशन में टेस्ट अलग अलग आता है, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनस। अब जैसे एग्जांपल आपका ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन, तेल और पानी। ऑयल और वाटर को जब आप आपस में मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाते हो और उसको आप कई बार एक दूसरे में मिक्सिंग करते हो और बाद में नॉर्मल करते हो सोल्यूशन को, तो आप देखते हो क्या ऑयल जो होता है वो एक अलग सरफेस बनाता है वाटर के ऊपर और वाटर का एक अलग लेयर हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि ऑयल को आप वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पा रहे। तो उसका रीजन भी होता है कि ऑयल जो होता है कि वो वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑयल जो है वो एक हाइड्रोकार्बन होता है। वाटर के साथ ऑयल या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाते, इसलिए वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो कोई भी कंपोनेंट अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तभी वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। अब ये ऑयल और वाटर का जो आपने कॉम्बिनेशन देकर के सोल्यूशन बनाया, तो आपको भी लग रहा है कि हाँ ये दोनों सेपरेट लिक्विड के टर्म में रहते हैं, इनको हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं, तो श्योर है कि ये हेट्रोजीनस होगा। लेकिन अभी आप साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो, शुगर को कम्प्लीटली वाटर में डिसॉल्व करके आप देखते हो तो वो कम्प्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाता है अपने कंपोजिशन के साथ, तो वो कहते हैं कि ये साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन या अल्कोहल का सोल्यूशन है, ये कैसा सोल्यूशन हो गया? होमोजेनस सोल्यूशन। एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है, इसको हम ईथर कहते हैं। ईथर को भी हम अगर वाटर में डालते हैं, कैरोसिन ऑयल को भी वाटर में डालते हैं, तो ये कभी भी होमोजेनस सोल्यूशन नहीं बनाते, क्योंकि दे फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, आप केमिकल बॉन्डिंग में 11th में पढ़े हैं, हम बाद में आपको जब भी कोई टर्म आएगा तो हम फिर से उसको समझा देते हैं। दूसरा आपने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ा था, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के फॉर्मेशन में हमने कितने कंपोनेंट यूज किए हैं, उस कंपोनेंट के बेसिस पर भी हम सोल्यूशन की कैटेगरी बनाते हैं। जैसे कोई सोल्यूशन हम बनाते हैं, सिर्फ उसमें दो कंपोनेंट यूज होते हैं, साल्ट और वाटर, शुगर और वाटर, अल्कोहल और वाटर, तो एक ऐसा सोल्यूशन जो सिर्फ दो कंपोनेंट से बनता है उसे कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। एक सोल्यूशन ऐसा जिसमें तीन कंपोनेंट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टर्नरी सोल्यूशन। और एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें मोर देन 3 होंगे तो उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी सोल्यूशन। तो
इस तरह सोल्यूशन की एक और कैटेगरी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि उस सोल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल हैं और कितने हैं, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी। इसके साथ साथ एक और क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है कि जो सोल्यूट आपने सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है, जिससे आप सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हो, वो सोल्यूट आपने कितना लिया है और कितने सॉल्वेंट में आपने उसको ऐड किया है। तो जिस नेचर का आपको सोल्यूशन बनाना है, आपको सोल्यूशन बहुत हल्का या बहुत पतला बनाना है, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा बनाना है, तो जैसे आप उस सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज करना चाहते हो तो आप अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसके बेसिस पे डिसॉल्व करते हो। किसी एक्सेस सॉल्वेंट में अगर आपका सोल्यूट बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है तो हम उसे कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, और अगर वो बहुत मैक्सिमम हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो इसका मतलब हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, सॉल्यूशंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, आप पानी ले लो, चीनी ले लो। अब पानी चीनी का कॉम्बिनेशन करके आप एक शरबत तैयार कर लो, एक गिलास। तो अब शरबत अगर आपको तैयार करना है तो कितने पानी में कितना चीनी डालना, उस बेसिस पर आप अपना प्रैक्टिकल यूज़ करते हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको चाशनी तैयार करनी है। चाशनी को समझ रहे ना, शीरा। तो चाशनी तैयार करनी है, शरबत नहीं। आपको पता होगा कि चाशनी तैयार करना होगा तब तो वाटर के लिमिटेड अमाउंट में हमें बहुत ज़्यादा शुगर मिलाना पड़ेगा। तो अब प्योर वाटर है आपका, फिर शरबत है वाटर और शुगर का, और चाशनी भी बनाया आपने वाटर और शुगर के कॉम्बिनेशन से। अब इसमें बोला जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा विस्कस, सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन है, तो आप बोलेंगे चाशनी। तो इसका मतलब क्यों है, क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा आपने मिला दिया है और इसलिए वजह से लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा विस्कस हो गया। तो जिस लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि उस लिक्विड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें शुगर का अमाउंट यानी सोल्यूट का अमाउंट आप क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, सॉल्वेंट को आपने कांस्टेंट किया हुआ। तो इस बेसिस पर भी हम सोल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आपने अपने पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगले टर्म में, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन या व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन को जब हम बनाते हैं तो उस सोल्यूशन की क्या स्ट्रेंथ है, हमें किस पर्पस से उस सोल्यूशन को बनाना है। हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं, या हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने जा रहे हैं दूसरे वे में, या हम मिक्सचर एनालिसिस कर रहे हैं लैब में, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालना है, इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालना है, या इसमें वाटर का अमाउंट कितना होगा, या किसी अदर साल्ट का अमाउंट कितना होगा, कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आता है। तो जिस भी सोल्यूट को अगर आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, उस सोल्यूट के बेसिस पर ही आपके सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है। क्या, सॉल्वेंट के बेसिस पे नहीं, सोल्यूट के बेसिस पे। और जो सोल्यूट अपने कंपोजिशन से उस सॉल्वेंट में ऐड होकर के सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, तो उसी को हम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन को जो डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को, तो इसके लिए बहुत सारी यूनिट्स आती हैं, उसमें मैं सीक्वेंस में एक एक करके आपको सारी यूनिट्स की स्टडी कराता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए। तो आपका टॉपिक क्या है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को मैंने अभी बताया आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन भी आप बोल सकते हैं। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एक लाइन में आप बता सकते हो क्या, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन is known as या is called
concentration of solution. That is the definition. The amount of solute present in the solution is called concentration of solution. अब concentration of solution जो है वो solute के amount पर डिपेंड करता है, बस आपको यही याद रखना है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ units of concentration of solution। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, तो हम लोग इसमें सीक्वेंस में पढ़ते हैं। इस यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पहली जो यूनिट आपको पढ़नी है उसको कहते हैं मास परसेंट। क्या बोलते हैं? मास परसेंट, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है वेट परसेंट। मास या वेट दोनों एक ही टर्म होता है। अब हम पहले यूनिट की स्टडी करते हैं मास परसेंट और वेट परसेंट, और ये सॉल्यूशन में जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा तब तक हम लोग इनका नाम लेते रहेंगे। क्या है मास परसेंट या वेट परसेंट? आपको नॉलेज होगा कि मास या वेट जो वर्ड आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस टर्म को हम किस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं? या तो ग्राम में कर सकते हैं, मिलीग्राम में कर सकते हैं, या किलोग्राम में कर सकते हैं। तो मास परसेंट में जो वर्ड परसेंट आता है, तो परसेंट तो आप बहुत छोटी क्लासेस से भी 5th 6th से पढ़ रहे हो मैथ में, परसेंटेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज कितने पे निकालते हैं? 100 पे निकालते हैं। किसी भी टर्म का परसेंटेज कैलकुलेशन करना हो तो हम कैसे करते हैं? तो आपने बोला कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 2 टर्म होना कंपलसरी है, 2 कंपोनेंट का अमाउंट होना कंपलसरी है, और उसका फिर टोटल करेंगे और उस टोटल में से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना अवेलेबल है उनका कंपैरिजन करते हैं, तो परसेंटेज आता है इनटू 100 करके। तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि हमने आपका केमिस्ट्री का टेस्ट लिया 40 मार्क्स का, अब 40 मार्क्स में आपने 20 मार्क्स गेन किया, तो आपने कितना परसेंट गेन किया? तो आप बोले सर सिंपल सी बात है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए छोटी वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को नीचे लिखते हैं और इनटू 100 कर देते हैं, परसेंटेज आ जाता है। या जिसका परसेंटेज निकालना है उस वैल्यू को ऊपर करते हैं और टोटल वैल्यू को नीचे रखते हैं, इनटू 100 करते हैं, परसेंटेज आ जाता है। अब ये परसेंटेज किसी भी चीज़ का आप निकाल सकते हो, परसेंटेज निकालने का तो एक ही तरीका है, स्मॉल वैल्यू अपन लार्ज वैल्यू इनटू 100, 1 वैल्यू अपन टोटल वैल्यू इनटू 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो अब वो मास परसेंट हो, चाहे वो वॉल्यूम परसेंट हो, चाहे वो मास वॉल्यूम परसेंट हो, चाहे वो किसी रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स का परसेंट निकालना हो, परसेंट तो एक ही तरीके से निकाला जाता है। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें मास परसेंट या वेट परसेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 बातों का ध्यान आपको देना कंपलसरी है। छोटी छोटी बातें हैं और आप इसको क्लियर कर लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। जैसा वर्ड लिखा है बच्चा मास या वेट, और अभी मैंने बताया मास या वेट को कैसे ले सकते हो आप। तो आपने बोला कि मास को मिलीग्राम में ले सकते हैं, ग्राम में ले सकते हैं, किलोग्राम में ले सकते हैं। तो इसमें आप मास परसेंट जो कैलकुलेट करने जा रहे हो इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मास परसेंट का जो टर्म आपने पहला यूज किया है, उसमें मैंने आपको मास परसेंट को डिफाइन कर दिया कैसे क्या, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी मास परसेंट आप किसी सोल्यूशन का तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों का अमाउंट पता हो, और किसमें हो? ग्राम में हो। किसमें हो? ग्राम में, क्योंकि नाम है मास और वेट। दूसरी बात आपने बताया कि अगर सोल्यूट को हम ग्राम में ले लेते हैं और सपोज करो कि आपका जो सोल्यूशन है वो यहाँ ml में होता, तब हम उसे मास परसेंट नहीं कहते, क्योंकि एक ग्राम में है और दूसरा ml में हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगली कंसंट्रेशन यूनिट यूज करेंगे, क्या? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज करेंगे। भाई आप जाहिर सी बात है जान रहे हो कि अगर ये अमाउंट ग्राम में दिया हुआ है और ये अमाउंट आपका ml में हो जाए तो फिर मास परसेंट कैसे हो सकता है? ml कभी मास तो हो नहीं सकता। अच्छा, अगर ये सोल्यूट भी आपका ml में दे दिया और अगर सॉल्यूशन भी आपका ml में हो गया, तो आप इसे क्या कहोगे? वॉल्यूम परसेंट कहोगे। तो परसेंट को कैलकुलेट करने का 3 बेसिक टर्म है, एक मास परसेंट, एक वॉल्यूम परसेंट और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है।
तो मास परसेंट या वेट परसेंट को एक सिंबल दिया जाता है और उस सिंबल का नाम है W/W%। तो W/W% का मतलब होता है कि जो सोल्यूट आप लेंगे वो भी ग्राम में लेंगे और जो सोल्यूशन लेंगे आप वो भी ग्राम में लेंगे, तब कैलकुलेट करेंगे मास परसेंट। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्या कि इफ ए सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय 2 कंपोनेंट्स A एंड B, क्या है A और B दो कंपोनेंट से आप एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हो and their masses are WA and WB, then पहले आपको क्या निकालना होगा, टोटल मास निकालना होगा। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा आपका WA प्लस WB, यानी ये टोटल मास किसका आपने निकाला, सोल्यूशन का निकाला। ये WA किसका मास है, कंपोनेंट A का मास है, ये WB किसका मास है, कंपोनेंट B का मास है। तो अगर कंपोनेंट A का मास कंपोनेंट B के मास के साथ ऐड कर देते हैं तब ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आपको परसेंटेज A कैलकुलेट करना है और परसेंटेज B कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, मास परसेंट कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। परसेंटेज कैलकुलेशन आप इसी फार्मूले पे करते हैं, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ ए कंपोनेंट जिसका निकालना है, ख्याल रहे उसका मास ऊपर रहेगा और टोटल मास नीचे रहेगा इनटू 100। तो अगर हमें परसेंटेज A कैलकुलेट करना है, A का मास कितना है आपके सामने है, WA है, टोटल मास कितना होगा आपका WA प्लस WB होगा और इनटू क्या करोगे आप 100, ये आएगा W/W% ऑफ A। और अगर आपको B का निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास परसेंट B को ऊपर रख देंगे और टोटल मास को नीचे रखेंगे, इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो ये मास परसेंट किसका आ जाएगा, कंपोनेंट B का इन द टर्म ऑफ W/W। अब जिस तरह से हमने मास परसेंट कैलकुलेट किया है, हम सिमिलर कंडीशन में वॉल्यूम परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट में डिफरेंट क्या है, कह रहे मास है उसे W से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वॉल्यूम है उसे V से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मास है उसे ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो, वॉल्यूम है उसे ml में एक्सप्रेस कर देंगे। इस पूरी कंडीशन में जो मास परसेंट आपने वेट परसेंट लिखा है, अगर हम इसे वॉल्यूम परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बस आपको दो काम करना है। पहला काम क्या करना है, जहां पर मास वर्ड लिखा है बच्चे वहां पर आपको क्या लिख देना होगा, वॉल्यूम। जहां पर W टर्म आपने यूज किया है वहां पर आप क्या कर दो V, और जहां पर आपने ग्राम वर्ड यूज किया है उसकी जगह पे क्या कर दो ml। ये चेंज अगर आपने कर दिया इस पूरे टर्म में तो ये मास परसेंट या वेट परसेंट किस में आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंट। तो हमने आपको क्या बोला, मास की जगह वॉल्यूम लिख दीजिए, W की जगह V कर दीजिए और ग्राम की जगह ml कर दीजिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस नाम से जाना जाएगा, वॉल्यूम परसेंट। अब कैसे जाना जाएगा मैं आपको दिखाता हूं, आप इसी से देख लो, उसको आप अपने माइंड में भी रख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml, ओके, प्रेजेंट इन 100 ग्राम को काट के क्या कर दिया ml ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मास परसेंट की जगह क्या हो जाएगा आपका, मास परसेंट की जगह क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट कैसे होगा, मास की जगह वॉल्यूम, W की जगह V, ग्राम की जगह ml कर दो आप, पूरा एक्सप्रेशन 3 वर्ड में है, आपको दोबारा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे मास परसेंट वैसे वॉल्यूम परसेंट, क्योंकि दुनिया का हर परसेंट एक ही तरीके से निकलता है। अब मैं आपको बताऊं, इसी एग्जांपल को, इसी एक्सप्रेशन को देख लिया जाए कि इफ ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय 2 कंपोनेंट्स A एंड B एंड देयर मासेस, तो मासेस की जगह क्या करना था आपको, देख लो सामने लिखा है वॉल्यूम्स कर दीजिएगा।
अब WA WB को कैंसिल करके आपको क्या लिख देना चाहिए, VA एंड VB हो जाएगा। तो टोटल मास यानी टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, WA WB की जगह क्या हो जाएगा, VA प्लस VB हो जाएगा। अब परसेंटेज A निकालना है तो बस यहाँ पर आप क्या करेंगे, VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, इसको कैंसिल करके आप क्या करेंगे, V बाई B कर देंगे। परसेंटेज B निकालना है तो ये हो जाएगा VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा V बाई B। तो मैं आपको ये बोर्ड में सारा कुछ इस तरह से समझा रहा हूँ, ये मेरी आपकी PDF फाइल में है सारा कुछ, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से उसको लिंक करना है। ओवरऑल हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि मास परसेंट अगर वेट परसेंट आपने तैयार कर लिया है तो वॉल्यूम परसेंट आप बहुत इजी वे में तैयार कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये 3 वर्ड जो मैंने आपको लिख दिया है यही पूरे एक्सप्रेशन में दिखा सकता है कि मास परसेंट को अगर वॉल्यूम परसेंट में टोटल कन्वर्ट करना है तो मास की जगह वॉल्यूम वर्ड यूज कर देंगे, W जो रिप्रेजेंट वेट का होता है मास का, उसकी जगह V वर्ड यूज करेंगे जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और यूनिट ग्राम को हटा करके अगर आप ml कर देते हो तो ये कौन सा परसेंट हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके मास बाई वॉल्यूम परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी सोल्यूट कंपोनेंट को अगर आपने ग्राम में ले लिया और सोल्यूशन आपका ml में हो गया तो फिर इसको क्या बोलोगे आप, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट मैं आपको बताता हूँ। तो तीसरा परसेंटेज टर्म में आपने क्या पढ़ा, आपने तीसरे कंडीशन को दिखाया, बोला क्या, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट या मास बाई वॉल्यूम परसेंट। ये मास बाई वॉल्यूम परसेंट जिसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, W बाई V परसेंट। इसको भी बिल्कुल उसी कंडीशन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे आपने मास परसेंट का किया और वॉल्यूम परसेंट का किया, तो इस तरह मास बाई वॉल्यूम कर देंगे। तो मास का मतलब क्या होगा, ग्राम, और वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, ml। तो कैसे हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि जो आप सोल्यूट लेंगे वो किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, ओके, और जो आप सॉल्यूशन लेंगे वो किस में लेंगे आप, ml में लेंगे। तो ग्राम का मतलब क्या हो गया, W, और ml का मतलब क्या हो गया, V। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, W बाई V परसेंट। बिल्कुल वही डेफिनेशन होगी क्या, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of solution, the amount of solute in gram present in 100 ml of solution। ध्यान दें आप, ये सोल्यूट किसमें है, ग्राम में है, और ये सोल्यूशन किसमें है, ml में है, इसलिए इस परसेंटेज का नाम क्या दे देंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अब ये सारा टर्म है मास बाई वॉल्यूम परसेंट का, तो इसके लिए भी सेम कंडीशन हो जाएगा कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे देते हैं कि अगर आपने 10 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया 100 ml ऑफ वाटर, तो NaCl का परसेंट सॉल्यूशन में क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। मैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट का ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मास का मतलब हो गया ग्राम और वॉल्यूम का मतलब हो गया ml। तो आप जरा अपने क्वेश्चन को देख लो, आपने यहाँ पर लिया है ग्राम और यहाँ पर आपने क्या लिया है, ml। इसका मतलब है कि ये एग्जांपल किसका हो गया, मास बाई वॉल्यूम का हो गया। तो 10 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। सोल्यूशन का ये रूल होता है दोस्तों कि अगर आपने जिस वैल्यू को स्मॉल अमाउंट में लिया है वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, और जिसको लार्ज अमाउंट में लिया है वो सॉल्वेंट होगा। अब आपको किसका कंडीशन दिखाना है, परसेंटेज वैल्यू किसकी निकालनी है,
कैलकुलेट द परसेंटेज वैल्यू इन द सॉल्यूशन, सॉरी किसका निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज वैल्यू ऑफ NaCl, सॉरी NaCl का हमने निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो आपके पास सिंपली जैसे सारे परसेंटेज निकालने हैं, तो आंसर में क्या होगा, पहले हम लोग गिवन कर लेते हैं क्या दिया है। तो मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया 100 ml, टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस 100 इज इक्वल टू 110%, सॉरी 110 हो जाएगा, ml में रखेंगे यूनिट, अच्छा ये ग्राम में रखेंगे। अब आपने कहा कि परसेंटेज NaCl क्या होगा, तो परसेंटेज NaCl मतलब इस टोटल अमाउंट में NaCl कितना है आपका 10 ग्राम है, तो 10 को आप ऊपर रखो, टोटल अमाउंट कितना है 110 ग्राम है, इसको नीचे रखो और इनटू क्या कर दो 100, जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे W/V। इस तरह से हम मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट का कैलकुलेशन करते हैं। इससे रिलेटेड जो आपके NCERT की एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उस न्यूमेरिकल्स के सारे टर्म को जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड होंगे, उन्हें हम लोग एक साथ अलग किसी वीडियो में आपको मैं सॉल्व करके सारा दिखाऊंगा। थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ इसका। मास परसेंटेज का टर्म जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप ही जानते हैं परसेंटेज कितने पे निकालते हैं, 100 पे निकालते हैं। तो मास परसेंट का एक दूसरा और भी नाम दिया जाता है वेट परसेंटेज। तो वेट परसेंटेज और मास परसेंट का मतलब हो गया कि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को जब एक्सप्लेन करते हैं इन दीज यूनिट्स, तो कोई भी सॉल्यूट जब सॉल्यूशन में अवेलेबल है तो वो कितना परसेंट है बाय वेट, तो उसको हम बोलते हैं मास परसेंट। वही सॉल्यूट आपके सॉल्यूशन में कितना अवेलेबल है बाय वॉल्यूम, तो उसे हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट। तो मास परसेंट का मतलब ये हो गया कि जिस सॉल्यूट को आपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, हम परसेंटेज उस सॉल्यूट का कैलकुलेट करते हैं इन ग्राम, और सॉल्यूशन को भी अगर हम लेते हैं किसमें ग्राम में, तब हम उसे बोलते हैं मास परसेंट या वेट परसेंट। अगर आपने जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया है वो सॉल्यूट आपने ml में लिया है और सॉल्यूशन भी आपने ml में लिया है, तब आप इसे मास परसेंट नहीं कहेंगे, वॉल्यूम परसेंट कहेंगे। तीसरा एक और परसेंट का टर्म क्या आता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम इसका मतलब हो गया वेट यानी ग्राम और वॉल्यूम मीन्स ml। तो जो सॉल्यूट होता है अगर आपने उसको ग्राम में लिया है और जो सॉल्यूशन होता है उसको आपने ml में लिया है, तो इस परसेंट को हम क्या कहेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। कल मैंने आपको इस पर एग्जाम्पल भी दिया था। अब इससे रिलेटेड जो फार्मूला था कल की क्लास में, मैं उसको अभी बोर्ड पे भी एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ और उस पर एक दो हम न्यूमेरिकल करके आपको बताते हैं। तो मास परसेंट के लिए आपने फार्मूला बनाया था, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी कंडीशन में अगर आपको वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो मास की जगह आपने क्या लिखना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपने यहाँ पे मास लिया है तो इसकी यूनिट हम क्या ले लेंगे, ग्राम ले लेंगे। यहाँ पर भी आपने मास लिया है तो ये भी यूनिट क्या होगी, ग्राम में होगी। तो हम इसको बोलते हैं W/W परसेंट। ओके, यहाँ आपने वॉल्यूम लिया है तो वॉल्यूम किस में आप ले रहे हो, ml में, और यहाँ पर भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहा हूँ तो ये भी किस में आपने लिया, ml में। तो हम इसको क्या बोलते हैं, V/V परसेंट। अब इस तरह अगर आपको किसी कंपोनेंट या सॉल्यूट का मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है
तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा फार्मूला, यहाँ पर मास पहले आ रहा है तो आप लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास है तो यूनिट क्या होगी, ग्राम हो जाएगी, और यहाँ वॉल्यूम लिखे हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी, ml। एक और बात, अगर आप इसको kg लिखते हो यूनिट, तो फिर ml को आप क्या लिख सकते हो, लीटर लिख सकते हैं। तो इसको हम दूसरे टर्म में क्या एक्सप्लेन करेंगे, W/V%। तो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं 3 कंडीशन में। एक क्या होता है W/W% यानी वेट बाई वेट परसेंट, दूसरा क्या होता है V/V वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, और तीसरा क्या होता है W/V यानी वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। इस पर मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is dissolved in 200 gram of water. Calculate mass percent of Na2CO3 in the solution. अब इससे आप सब कंफर्म करिए। यहां पर आपको लिखा है 10 ग्राम, ओके, और यहां पर आपने क्या लिखा है 200 ग्राम। जब आपने सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया था तो उसमें आपने बोला था ना कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है और उस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में जो सब्सटेंस मिनिमम अमाउंट में होता है उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट, और जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट। तो आप इस क्वेश्चन के बेसिस पर भी देख सकते हो कि अगर ये 10 ग्राम अमाउंट दिया है सोडियम कार्बोनेट का, तो डेफिनेटली ये सोडियम कार्बोनेट स्मॉल अमाउंट में है, तो ये किसका रोल प्ले करेगा, सोल्यूट का। और ये 200 ग्राम है, वाटर मैक्सिमम है, लार्ज अमाउंट में है, तो ये किसका रोल प्ले करेगा, सॉल्वेंट का। अब इस सोल्यूट को इस सॉल्वेंट के साथ जब आप ऐड कर रहे हो, ध्यान दें ऐड कर रहे हो, तब जाकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। इट मींस कि अगर हमें सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना होगा तो आपको पता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का अगर हम टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो सोल्यूट का अमाउंट कितना हो गया 10 ग्राम और सॉल्वेंट का कितना हो गया 200 ग्राम। ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 210 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप इससे क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इस टोटल अमाउंट में मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है 10 ग्राम है, तो अगर हम परसेंटेज Na2CO3 निकालते हैं तो ये हो जाएगा मास ऑफ Na2CO3 10 ग्राम, टोटल मास कितना आया सॉल्यूशन का 210 ग्राम, और इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे। जो भी आंसर आपका आएगा, देखो आप इसको भी आपने ग्राम में लिया है और इसको भी ग्राम लिया है, तो क्या आप लिखेंगे साथ में W/W। इस तरह से हम मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने इसको मास परसेंट के टर्म में यूज किया है, हम इसे वॉल्यूम परसेंट के टर्म में भी सेम कंडीशन में, आप देखो सामने आपके दोनों के फार्मूले एक जैसे हैं, तो श्योर है कि न्यूमेरिकल टर्म भी दोनों का एक जैसा आएगा। आंसर ये हो सकता है जहां W/W आपने लिखा है वहां P/V कर देंगे। इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ वॉल्यूम से रिलेटेड। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को देख लें, समझ लें। आपका क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो आप। 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को आपने 200 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया है। ध्यान रहे ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, इसलिए ये वेट बाई वेट परसेंट होगा।
तो आपसे क्या पूछ रहा है, सोडियम कार्बोनेट का क्या परसेंटेज है इन द सोल्यूशन। तो आपने कहा कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, सोल्यूशन फॉर्मेशन में 200 ग्राम वाटर है, तो ये क्वांटिटी क्या है, स्मॉल अमाउंट में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और ये लार्ज एक्सेस में है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, सॉल्वेंट। वी नो दैट किसी भी सोल्यूशन का फॉर्मेशन किससे भी कॉम्बिनेशन से होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का अमाउंट कितना हो गया 10 ग्राम, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना हो गया 200 ग्राम, तो टोटल अमाउंट क्या होगा 210। क्योंकि जब तक आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर लेते हो, उस टोटल अमाउंट में से किसी इंडिविजुअल का परसेंटेज कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। तो जब आपने टोटल अमाउंट 210 ग्राम कर लिया, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज बताओ इन द सॉल्यूशन। तो जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालने को बोलता है उसका मास ऊपर रखिए, टोटल मास नीचे रखेंगे, इनटू क्या करें 100, और उसका परसेंटेज कैलकुलेशन हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन में सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ वाटर का भी परसेंटेज पूछता आपसे, सिंपल, आप जैसे परसेंटेज Na2CO3 निकाले हो, आप वाटर का भी निकाल सकते हो। कैसे, देख लो आप, परसेंटेज वाटर अगर आपसे वो पूछता है कि इस टोटल अमाउंट में वाटर कितना है 200 ग्राम, तो मैंने अभी बताया कि जिसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को ऊपर रखते हैं और टोटल वैल्यू को क्या करते हैं नीचे रखते हैं, और इनटू क्या होगा 100, जो भी आंसर आपका आएगा ये भी आएगा W/W। तो इस तरह से हम मास परसेंट कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको वॉल्यूम परसेंट का भी दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन है 46 ग्राम ml 46 ml of ethanol is dissolved in 100 ml of water। क्वेश्चन को देखते रहिए। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ ethanol in the solution। ये आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 46 ml एथेनॉल को आपने 100 ml वाटर डिसॉल्व किया, तो आपको किसका परसेंटेज पूछ रहा है, एथेनॉल का। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करो। दोनों के लगाने का मेथड एक ही है, दोनों का फार्मूला भी एक ही तरीके का है, बस आपको मैंने बताया यूनिट में बस डिफरेंस है। यहाँ पे 10 ग्राम लिया था और सॉल्वेंट भी ग्राम में लिया था। यहाँ पे 46 ml लिया है एथेनॉल और 100 ml लिया है वाटर, यानी दोनों यूनिट क्या है ml में है, यानी वॉल्यूम में है, इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे V/V%। और इसी सीक्वेंस में आप वॉल्यूम परसेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस सीक्वेंस में आइए। आपने बोला सॉल्यूशन का फॉर्मेशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से होता है, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट आप किसको कहते हो, जो स्मॉल अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट किसको कहते हो, जो लार्ज अमाउंट में होता है। तो 46 ml और 100 ml में आपको भी पता है कि स्मॉल अमाउंट 46 है, इसका मतलब सोल्यूट आपका 46 ml हो गया और वाटर जो है सॉल्वेंट है वो 100 ml हो गया। तो टोटल अमाउंट सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 146 ml। इस टोटल वॉल्यूम 146 ml में सोल्यूट कितना है 46 जो एथेनॉल है, और 100 ml कौन है सॉल्वेंट जो वाटर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ एथेनॉल इन द सॉल्यूशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट का फार्मूला ये है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बस इस फार्मूले में आप वैल्यू रखो। सोल्यूट कौन है एथेनॉल, एथेनॉल का अमाउंट कितना है 46। मैंने अभी भी बोला परसेंटेज जिसका कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू को आप ऊपर रखेंगे, टोटल वैल्यू नीचे होगी इनटू 100। तो टोटल अमाउंट क्या है इसका 146 इनटू क्या किया आपने 100, जो भी आंसर आपका परसेंटेज में आएगा, ये भी आपका वॉल्यूम ml में है, ये भी वॉल्यूम
ml में है, यहाँ भी देख लो आप ml में है और सॉल्वेंट भी आपका ml में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे V/V। तो मास परसेंट हो चाहे वॉल्यूम परसेंट हो, दोनों का फार्मूला भी एक जैसा होता है, दोनों के न्यूमेरिकल का सॉल्व करने का मेथड भी एक जैसा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये थोड़ा सा इन दोनों से अलग एग्जांपल रहेगा और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल में, क्योंकि उनको किसी सोल्यूशन का जब फॉर्मेशन करना होता है तो बस दो ही बातें याद रहती हैं, ये सोल्यूट होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सोल्यूट होगा, जो मैक्सिमम होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और उस क्वेश्चन में जरा आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों क्वेश्चन से वो थोड़ा डिफरेंट क्यों है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, हमने बोला 20 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water to make 210 ml of solution. 20 gram of NaCl is dissolved in water to make 210 ml of solution. Calculate the mass percent of NaCl in the solution. That is the question. एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लें, पढ़ लें। 20 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water to make 200 ml of solution. Calculate the mass percent of NaCl in the solution. इसमें भी ध्यान से देखिए, आपको दो वैल्यू दी हुई है, एक 20 ग्राम है, एक 210 ml है। कोई बात नहीं, ये ग्राम में है ये ml में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसे हम वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। ये स्मॉल अमाउंट में लग रहा है आपको और ये लार्ज अमाउंट में है, तो इसमें भी एक स्मॉल अमाउंट था और ये लार्ज अमाउंट था, इसमें भी एक स्मॉल अमाउंट था और एक लार्ज अमाउंट था। तो क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको लग रहा है सर क्वेश्चन तो तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में गलत हो सकता है। क्या है डिफरेंस? 20 ग्राम NaCl dissolved in water to make a solution, ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 200 ml 210 ml, ये आपके सॉल्वेंट की वैल्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि 200 ml एक अमाउंट है और 20 ग्राम एक दूसरा अमाउंट। इसमें भी मैंने आपको बताया कि एक 40 ml अमाउंट दिया हुआ है, एक 100 ml है। इस न्यूमेरिकल में भी 10 ग्राम दिया है, 200 ग्राम दिया। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये भी तो बिल्कुल वैसा ही। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस 10 ग्राम को सोल्यूट मान लेते हैं, इस 200 ग्राम को सॉल्वेंट मान लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो सोल्यूशन का अमाउंट आता है। यहाँ पर 40 ml को 100 ml के साथ ऐड कर दिया तो 146 ml आपका सोल्यूशन का आ गया अमाउंट। तो उसी तरह अगर आप 20 ग्राम को 210 ml के साथ जब आप ऐड करोगे तो आपका टोटल सोल्यूशन का अमाउंट हो जाएगा 230 ml, और उस 230 ml पे फिर आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो ये रॉन्ग है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? ध्यान से देखो आप, NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर, वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, लेकिन वाटर कितना दिया हुआ है ये नहीं बोल रहा है, सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं बता रहा है। टू मेक 200 ml ऑफ सोल्यूशन, ये ऑलरेडी इसने सोल्यूशन का टोटल अमाउंट डायरेक्ट दिया है, ये 210 ml वाटर का अमाउंट नहीं है। इट मीन्स कि अगर हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग NaCl का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हमें इन दोनों टर्म्स को
ऐड नहीं करना है, बल्कि इस 210 ml सोल्यूशन में इस 20 ग्राम NaCl का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या कहना है, ये अब ध्यान से देखें कि अगर परसेंटेज NaCl आपने किया और ये आपने लिख दिया ऐसे कि NaCl का अमाउंट 20, टोटल अमाउंट 210 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका राइट आंसर होगा। और NaCl ग्राम में है और सोल्यूशन ml में है, तो इसे हम W/V% के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर जो स्टूडेंट इसमें NaCl परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट कर दिए होते 20 अपॉन इन दोनों को ऐड करके 230 इंटू 100, तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। इसलिए मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाइएगा तो उस वैल्यू को केयरफुली देख लीजिएगा कि वो सोल्यूट है, सॉल्वेंट है और सोल्यूशन, किसकी वैल्यू वो दे रहा है। सोल्यूट सॉल्वेंट दे रहा है तब तो दोनों को ऐड करके आप सोल्यूशन का वैल्यू निकालोगे, और अगर उसने डायरेक्ट सोल्यूशन की अमाउंट दे रखी है तो आप उस सोल्यूशन में सोल्यूट को ऐड नहीं करोगे, बल्कि उस सोल्यूशन में सोल्यूट का डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। क्लियर? तो ये रहा मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास वॉल्यूम परसेंट से रिलेटेड कुछ आपके एग्जांपल्स, और मैं इसके आगे ही आपको नेक्स्ट यूनिट पढ़ा। दूसरी यूनिट होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने की, उसका नाम होता है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने की नेक्स्ट यूनिट का नाम क्या है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। इस हेडिंग में जो आपने लिखा है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ये खुद एक्सप्लेन कर दे रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और इसका फार्मूला क्या होना चाहिए। ध्यान से देखो, ग्राम पर लीटर, ग्राम जो वर्ड होगा वो किसके लिए यूज होगा, सोल्यूट के लिए। अब पर लीटर सोल्यूशन मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, आप 1 लीटर वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं NaCl के साथ, तो आपने बना दिया कि ये साल्ट सोल्यूशन, तो आपने सोल्यूशन कितना ले लिया 1 लीटर, और उसमें आप जो भी अमाउंट साल्ट का मिला तो आप ग्राम पर लीटर हो जाए। अगर ये सॉल्वेंट लीटर में नहीं दिया है, ml में दिया है, तो आपको उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं ml को लीटर में कन्वर्ट, अपॉन 1000 कर देते हैं तो वो लीटर में चेंज हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन इसके नाम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ग्राम लिखा है, सोल्यूट है, द amount of solute in gram present in 1 लीटर, ध्यान रहे 1 लीटर, इसको आप 1000 ml भी कह सकते हो, ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दें, the amount of solute in gram present in 1 liter या 1000 ml of solution is known as gram per liter concentration। ये ग्राम वर्ड जो है वो सोल्यूट से रिलेटेड है और ये पर लीटर वर्ड जो है वो सोल्यूशन से रिलेटेड है। तो एक सिंपल सा फार्मूला बनता है कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन। ओके, सोल्यूट किस में लेंगे आप, ग्राम में लेंगे, और सोल्यूशन किस में आप लेंगे, लीटर में। तो ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट भी हो जाएगी। अब दूसरी बात, एक और सिंपल सा मेथड है, फार्मूला बहुत इजी वे में हम आपको बताते हैं, आप डायरेक्ट उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। कैसे, जरा ध्यान दें कि ग्राम पर लीटर concentration is equal to small w into 1000 upon solvent in ml। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, सोल्यूट को ग्राम में ले लिया, सोल्यूशन 1 लीटर कर दिया।
दूसरे वे में भी आप कह सकते हो कि W मतलब क्या हुई, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इन ml। अब क्या, अब यहाँ पर ml जो आपने लिया तो इस ml को आपको लीटर में चेंज करना होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, यानी आप पहले से ही अपना लीटर में यूनिट चेंज कर चुके हैं। ये 1000 आया कहाँ से, तो आपने बोला कि अगर कोई वैल्यू सॉल्वेंट की ml में दी रहेगी तो हम उसे लीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो हमने बोला सॉल्वेंट की वैल्यू अपॉन 1000 कर दीजिए, वो लीटर में हो जाएगा। तो वही अपॉन 1000 जो होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो वो वैल्यू आपके किस में आ जाएगी, लीटर में। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं इसके। आपने बोला कि 30 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज dissolved in 500 ml of water। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज dissolved in 500 ml of water। कैलकुलेट ग्राम पर लीटर concentration of CaCO3 in the solution। क्वेश्चन है 30 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आपने 500 ml वाटर में डिसॉल्व किया है, तो आप उसका ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बताओ। यहाँ पर भी वैल्यू आपके सामने है, सोल्यूट इन ग्राम अपॉन सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ आपने देखा है कि सोल्यूशन की जगह बल्कि वाटर दिया है और वो भी ml में दिया है, तो ये सोल्यूशन तो है नहीं। अब ml को आपको किस में चेंज करना होगा, लीटर में चेंज करना होगा। तो उसके लिए आपको मैं नीचे वाला फार्मूला डायरेक्ट जो दिखा रहा हूँ आप उसका यूज करें, देखिए ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन कैसे आता है। तो आंसर ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस फार्मूले में देखो W क्या है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया अभी, W इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम। तो अगर आपका W की वैल्यू क्वेश्चन में देखा जाए तो कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम। तो ये आप वैल्यू यहाँ पर रख लो 30 इंटू क्या फार्मूले में 1000 अपॉन डायरेक्ट मैंने लिखा है सॉल्वेंट इन ml। तो कितना सॉल्वेंट आपका है, वाटर 500 ml है। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 2 जा और 30 2 जा क्या हो जाएगा 60 ग्राम पर लीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। क्योंकि सोल्यूट इन ग्राम है और सोल्यूशन आपका लीटर में है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। तो आप दोनों फार्मूले से ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे ज़्यादा इजी रहेगा आप ये जो मैंने फार्मूला भी आपको नीचे दिया है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि ml में दिया है, फिर उसे लीटर में चेंज करोगे तब आप इस वैल्यू को रखोगे, फार्मूले का यूज़ कर पाओगे। इससे अच्छा डायरेक्ट आप सॉल्व कर लो। तो ये कंसंट्रेशन की दूसरी यूनिट हो गई कौन सी, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। बहुत ही सिंपल यूनिट है और ज़्यादातर सोल्यूशन लैब में हम ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन के बेसिस पर ही रिप्रेजेंट करते हैं।